प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट में आज का हमारा टॉपिक है पादप अनुक्रमण प्लांट सक्सेशन। विद्यार्थियों प्लांट इकोलॉजी पारिस्थितिकी का यह टॉपिक है और पारिस्थितिकी के बारे में आप सभी जानते हैं कि पादप समुदाय का पादपों का अपने आसपास के वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में करते हैं। इकोलॉजी बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें पादप के आसपास के वातावरण, उनके जैविक और अजैविक घटकों के साथ क्या संबंध हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है पादप अनुक्रमण प्लांट सक्सेशन। विद्यार्थियों हम सभी ये जानते हैं कि किसी एक स्थान पर कोई भी पादप समुदाय या कोई भी पादपों की एक जो पीढ़ी होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है। तो आज के टॉपिक में हम यही जानेंगे कि किसी निर्जन स्थान पर यानी जहाँ पहले पादप नहीं थे उस स्थान पर पादप समुदाय एक बहुत बड़ा जंगल किस प्रकार से विकसित होता है, इसका सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में। इसके प्रकार और पादप जो अनुक्रमण है किसी मरुस्थल में या किसी जलीय निकाय में कैसे होता है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम केवल पादप अनुक्रमण का सामान्य परिचय, उसके कारण आदि के बारे में जानेंगे। आप समझ ही गए होंगे कि पादप अनुक्रमण क्या है कि किसी निर्जन स्थान पर धीरे धीरे पादपों की वृद्धि और अंत में एक बहुत बड़ा जंगल या बहुत बड़ा समुदाय निर्मित होना ही पादप अनुक्रमण होता है। विद्यार्थियों इस तथ्य से हम भली भांति अवगत हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न समुदाय वृद्धि कर विकसित होते रहते हैं एवं इसके बाद प्रजनन करते हुए जीर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं व अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। जीवन सदैव परिवर्तनशील क्रम में अग्रसर होता रहता है तथा कभी भी स्थिर नहीं होता। ठीक इसी क्रम में पादप समुदाय में पाई जाने वाली वनस्पति एवं पेड़ पौधे भी एक के बाद दूसरे क्रम में परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में पादप समुदाय की वनस्पति जीवंतता एवं गतिशीलता का सुंदर उदाहरण है। इसके अतिरिक्त वहाँ का पर्यावरण भी परिवर्तनशील होता है जिसमें समय समय पर बदलाव देखा जा सकता है। पादप समुदाय एवं पर्यावरण के परस्पर प्रभाव एवं उनमें होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा पादप समुदाय की संरचना एवं संगठन में बदलाव आते हैं। तो एक पादप समुदाय धीरे धीरे बदलता रहता है। मान लीजिए किसी स्थान पर कभी कुछ भी पादप नहीं थे लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात वहाँ पर बहुत सारे पादप विकसित हो सकते हैं, या किसी जंगल में बहुत समय बाद बिल्कुल निर्जन स्थान उत्पन्न हो सकता है। तो जो पर्यावरण है उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। विभिन्न पादप समुदायों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उन क्षेत्रों के पर्यावरण की स्थानीय अवस्थाओं में बदलाव ले आते हैं। जब इन बदलावों का क्रम और अधिक बढ़ता है तो अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वह क्षेत्र उस समय उगने वाले पेड़ पौधों या वनस्पति की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता। इसलिए इस परिवर्तित अवस्था में बदले हुए परिवेश में पूर्ववर्ती वनस्पति के स्थान पर नया पादप समुदाय प्रकट होता है। एक लंबे समय के पश्चात उस समुदाय के पेड़ पौधे भी अपने पर्यावरण को प्रभावित कर इसमें बदलाव उत्पन्न कर देते हैं, तो फिर अन्य प्रकार के पादप समुदाय इसका स्थान ले लेते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकृति में पर्यावरण के बदलाव के साथ साथ पादप समुदायों के अवतरण एवं प्रतिस्थापन की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया चलती रहती। यानी कोई भी स्थान हो वहाँ के पादप बदलते रहते हैं, प्रकृति में बदलाव होता रहता है। जैसे किसी एक स्थान पर मान लीजिए कोई जलाशय है और उस जलाशय में पहले जलीय वनस्पतियाँ पाई जाती थी, अब बारिश कम होने लग गई, वह जलाशय धीरे धीरे भरने लग गया, उसमें पहले दलदल उत्पन्न होगी तो पहले उसमें दलदलीय वनस्पति पाई जाएगी, फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह जलाशय सूख जाता है तो फिर उसमें स्थलीय वनस्पति पाई जाएगी। तो ये चलती रहती है प्रक्रिया।
यह प्रक्रिया तब तक निरंतर जारी रहती है जब तक कि उस क्षेत्र विशेष में एक स्थायी एवं चरम पादप समुदाय का विकास नहीं हो जाता एवं इसके साथ ही पर्यावरण में भी न्यूनाधिक स्थिरता आ जाती है। इसे पादप अनुक्रमण कहते हैं। इस प्रकार किसी निर्जन क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालीन एक दिशीय पादप समुदाय परिवर्तन के क्रम को पादप अनुक्रमण कहते हैं। तो पादप अनुक्रमण की परिभाषा क्या है? किसी निर्जन क्षेत्र में, जहाँ पहले कोई भी पादप नहीं थे, किसी निर्जन क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालीन एक दिशीय पादप समुदाय परिवर्तन के क्रम को ही पादप अनुक्रमण कहते हैं। सर्वप्रथम अनुक्रमण शब्द का उपयोग स्वीडन के पारिस्थितिकविद हाल्ट द्वारा समुदायों में होने वाले क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित परिवर्तनों के लिए किया गया। काउल्स द्वारा अनुक्रमण प्रक्रिया का सर्वप्रथम गहन अध्ययन किया गया। क्लीमेंट्स ने अनुक्रमण के सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो अनुक्रमण में कुछ जो महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वो इस प्रकार से हैं। समुदाय विकास की प्रक्रिया में जो सोपान पाए जाते हैं उनमें समयानुसार पादप समुदाय की प्रजाति संरचना तथा क्रियाओं में बदलाव होता रहता है। यह परिवर्तन एक दिशीय होता है, अतः इसके परिणाम स्वरूप भविष्य के परिदृश्य का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी पादप अनुक्रमण एक दिशीय होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, इसलिए हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे कौन सा पादप निर्मित होगा इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, और आगे की तरफ ही ये चलता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों दिशाओं में हो। पादप समुदाय की क्रियाशीलता से भौतिक पर्यावरण भी परिवर्तित होता है तथा इस भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही अनुक्रमण होता है। इसलिए पादप अनुक्रमण की प्रकार, परिवर्तन की गति तथा अनुक्रमण की सीमा भौतिक पर्यावरण द्वारा ही नियंत्रित होती है। जैसे पादपों में बदलाव आएगा तो उसके साथ साथ वहाँ पाए जाने वाले पर्यावरण में भी बदलाव आता है, और पर्यावरण में जो बदलाव आता है इसी कारण से अनुक्रमण होता है। स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का विकास अनुक्रमण की प्रक्रिया के अंत में होता है, और अनुक्रमण के अंत में क्या होता है, वहाँ एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, एक चरम समुदाय निर्मित हो जाता है। उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप तंत्र में जीवों के बीच सहजीवी प्रक्रियाएं एवं उच्चतम जीव भार निरंतर बना रहता है। विद्यार्थियों, बातें हैं पादप अनुक्रमण के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन। यानी पादप अनुक्रमण होता भी है, इसके क्या प्रमाण हैं? तो प्रकृति में पादप समुदाय अनुक्रमण की प्रक्रिया निरंतर एवं अत्यधिक धीमी गति से जारी रहती है। संभवतः यही कारण है कि पृथ्वी का कोई भी हिस्सा सजीव या पेड़ पौधों रहित नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी खेत को कुछ समय तक बिना बुआई के छोड़ दिया जाए तो इसमें वर्षा ऋतु के दौरान अनेक प्रकार के पौधे उग जाते हैं तथा एक समुदाय का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार पुरानी इमारतों, खंडहरों एवं किलों की दीवारों पर अनेक प्रकार के शैवाल, मॉस, फर्न्स एवं शाकीय पादपों के समुदाय अनुक्रमण को देखा जा सकता है। जब कभी भी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप एवं लावा इत्यादि के कारण कोई क्षेत्र वनस्पति विहीन हो जाता है या नए भूभाग का अवतरण होता है तो ऐसे स्थानों पर शीघ्र ही नए पादप समुदायों का विकास हो जाता है। अनुक्रमण की प्रक्रिया छोटे स्तर पर भी देखी जा सकती है, जैसे पौधों के मृत अवशेषों, टूटी हुई टहनियों या गिरी हुई पत्तियों पर अपघटन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के कवक समुदायों का अनुक्रमण पाया जाता है। दीर्घकालीन अनुक्रमण का सर्वोत्तम प्रमाण जलाशयों व झीलों की तली के कीचड़ में उपस्थित पराग कणों से प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान पर भी प्लांट या सजीव पाए जाते हैं। अगर हम खेत में देखें, एक साल या एक ऋतु में उसमें कोई खेती नहीं करें तो वहाँ भी बारिश के बाद अनेक जंगली पौधे उग आते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पादप अनुक्रमण होता है। एक जलाशय की तलहटी में भी परागकण हमें मिल सकते हैं, उससे ये बात साबित होती है कि वहाँ भी धीरे धीरे अनुक्रमण शुरू होगा। अनुक्रमण के कारण अब हम जानते हैं विद्यार्थियों कि अनुक्रमण क्यों होता है। तो पादप समुदाय में निरंतर संचालित होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया के बारे में कोई एक निश्चित कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर भी क्लीमेंट्स तथा वीवर एवं क्लीमेंट्स ने अनुक्रमण के 3 प्रमुख कारक बताए। पहला, वे कारक जिनसे अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये कारक किसी क्षेत्र के निर्जन या अनाच्छादन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
दूसरा है अनाच्छादन के तुरंत बाद इस निर्जन क्षेत्र में विभिन्न सजीवों का आगमन होता है एवं अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दूसरे कारक अनुक्रमण की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। इन कारकों में जीवों का प्रवास, आस्थापन एवं उनकी प्रक्रिया प्रतिक्रिया इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। और अंतिम प्रकार के कारक हैं अनुक्रमण प्रक्रिया को चरम स्थिति में लाकर समुदाय को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक। तो ये 3 कारक हैं, इनिशिएट करने वाले यानी इनिशिएशन, दूसरे हैं उसको कंटिन्यू करने वाले कंटिन्यूइंग, और तीसरे हैं स्टेबलाइजिंग। अनाच्छादन या निर्जन क्षेत्र के निर्माण के 3 प्रमुख कारण निम्न प्रकार से हैं। यहाँ अनाच्छादन से हमारा तात्पर्य वनस्पति रहित क्षेत्र से है। तो अनुक्रमण के जो सबसे पहले कारक हैं वो हैं जलवायुवीय कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर। जब यदि किसी स्थान विशेष की जलवायु में अत्यधिक बदलाव आ जाता है तो वहाँ उपस्थित पेड़ पौधे ऐसे जलवायु परिवर्तनों को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते, जैसे आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, सूखा, हिमपात, पाला पड़ने से किसी भी क्षेत्र की वनस्पति का विनाश हो जाता है एवं अनाच्छादित क्षेत्र बन जाता है। और इनके स्थान पर ऐसे पादप विकसित होते हैं जो बदलती हुई जलवायु के अनुकूल होते हैं। जैसे किसी भी स्थान पर जो जलवायु कारक होते हैं वो अनाच्छादन उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ पर पहले वाली वनस्पति नष्ट हो जाती है और अब ऐसी वनस्पति उगती है जो उन वातावरणीय कारकों के अनुकूल होती है। दूसरा है भू आकृतिक कारक, टॉपोग्राफिकल कॉजेज। जब किसी स्थान की स्थलाकृति या मृदा में परिवर्तन के कारण अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न हो तो इसे भू आकृतिक कारण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला मृदा अपरदन, बाढ़ में जल से बहाव से नदियों की धाराओं, वायु, समुद्र एवं वर्षा के जल से भूमि की ऊपरी परतों से मिट्टी का अपरदन हो जाता है, अर्थात इसकी परत हट जाती है, तो इसे मृदा अपरदन कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की ऊपरी परत सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, अतः इसके हट जाने या नष्ट हो जाने से उस स्थान की वनस्पति भी नष्ट हो जाती है और अनाच्छादित क्षेत्र बन जाता है। इसके पश्चात पादप अनुक्रमण प्रारंभ होता है और नए पादप समुदायों का विकास होता है। तो मृदा अपरदन के कारण भी अनाच्छादन होता है और फिर वहाँ नई किस्म की वनस्पति उत्पन्न होती है। या विद्यार्थियों मृदा का जमाव हो जाए, इस प्रक्रिया को भी पादप अनुक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारण कहा जा सकता है। समुद्र की लहरों या नदियों की धाराओं द्वारा किनारों पर जमा रेत, पहाड़ों से गिरने वाले विशाल हिमखंड, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी के फटने से नए अनाच्छादित क्षेत्रों यानी बेयर्स एरिया का निर्माण होता है। उपयुक्त सभी प्रक्रियाओं में जब मिट्टी का जमाव ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ वनस्पति समुदाय पहले से ही उपस्थित था तो इसके पेड़ पौधे मिट्टी में दबकर नष्ट हो जाते हैं। यह क्षेत्र वनस्पति विहीन अनाच्छादित हो जाता है और यहाँ पर पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया आरंभ होती है। और तीसरा कारक है जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कारण। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण द्वारा आज मनुष्य द्वारा अनेक स्थानों की वनस्पति को नष्ट किया जा रहा है एवं इसके परिणाम स्वरूप नित्य नवीन अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है। अनेक क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बने बांधों से वन्य क्षेत्र जल में डूब गए एवं वहाँ की वनस्पति नष्ट हो चुकी है। यही नहीं, वनों की निरंतर कटाई से भी अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण होता है जहाँ फिर से अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके अतिरिक्त अनेक परजीवी पौधे, कवक, जीवाणु एवं वायरस रोगों के संक्रमण द्वारा तथा पशुओं की चराई द्वारा भी पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे लगातार अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण होता है और पादप अनुक्रमण क्रिया प्रारंभ होती है। जैविक कारण भी क्या है कि बहुत सारे शहरीकरण हो रहे हैं, औद्योगिकीकरण हो रहे हैं, नई कंपनी बन रही है या नई कॉलोनी विकसित हो रही है, तो वहाँ पर मानव द्वारा पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है और वहाँ पर अनाच्छादन हो जाता है। अब वहाँ पर ऐसी वनस्पति उगेगी जो आसपास के वातावरण के अनुसार हो। तो विद्यार्थियों, ये आज अनुक्रमण के बारे में सामान्य जानकारी थी। अगले कुछ वीडियो में हम अनुक्रमण के प्रकार, अनुक्रमण विशेष क्षेत्रों में होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।